मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दो टर्म आते हैं इसमें। तो हम देखिए एक रिएक्शन है कोई A+B गिव्स AB, ठीक है ना। अब ये जो रिएक्शन है इसके लिए दो चीज़ें निकल सकती है, एक निकल सकती है मॉलिक्यूलैरिटी, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, हिंदी में बोलते हैं आणविकता, और कोटि, अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो दो चीज़ें निकल सकती है। अब ये देखो A+B गिव्स AB हमारी एक रिएक्शन है, तो इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी का क्या मतलब होता है, देखो इसके एक मोल से जुड़ करके इसके एक मोल बना रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो जो ये स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, इनको अगर आप जोड़ दो तो 1 + 1, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2, ठीक है ना। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2, मगर अगर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलें तो ये 2 नहीं होगी। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलरिटी तो सीधे निकालते हैं उसके स्टोइचोमेट्रिक फैक्टर से, मगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइचोमेट्रिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, मैंने पीछे भी बताया। अच्छा, अगली बात समझिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया, सीधी बात है ना, थ्योरेटिकली हो गया कि जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है ना। ये हमें ऐसे पता नहीं चलेगी, हमें एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगी। तीसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। जैसे हमने देखा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो सकते हैं 2 इसके और 1 इसके कर रहे थे, तो तब 3 हो जाती मॉलिक्यूलरिटी, या फिर एक ही कर रहा होता किसी चीज़ का, उसी से कन्वर्ट होकर के बन रहा होता, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाती। तो मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसी कुछ होगी वैल्यू। पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3 तो हो ही सकती है, और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है 3.5 किसी की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये भी पॉसिबल है। और दूसरी बात, अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो केवल सिंपल जो रिएक्शन है उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन निकाली जा सकती है, मगर थोड़ी सी भी अगर रिएक्शन कम्प्लेक्स हो जाती है तो उनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो निकाली जा सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जा सकती। एक एग्जांपल मैं देता हुआ बता रहा हूँ आपको, 2HI गिव्स H2 + I2, और ये रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, HNu की प्रेजेंस में। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है जी, मगर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 कैसे, ये हमें इसको देख करके नहीं पता चलेगा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हमें इसको एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट करा करके ही पता चलेगा। उसकी भी डिटेलिंग मैं कहीं ना कहीं दूंगा आगे के लेक्चर्स में। अब देखो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, मैंने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस बता दिया था आपको। अब यहाँ पे देखो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये भी बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपको एग्जांपल देख रहा हूँ, एक एसीटेट, ठीक है ना, ये एक एस्टर है, और ये एस्टर को पानी में आपने डाला, हाइड्रोलिसिस की, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो आपका क्या बना, एसिटिक एसिड बना, और आपका क्या बना, एक मिथेनॉल बना, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन हुई। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए, एक इसकी और एक इसकी, तो 2 होनी चाहिए ना मॉलिक्यूलरिटी, भाई 2 रिएक्टेंट है इसमें तो 2 मॉलिक्यूलरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो होता है एक्सेस में, पानी तो मीडियम भी है इसलिए ये बहुत एक्सेस में होता है, और इस एस्टर की क्या होती है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इसकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है सारी की सारी रिएक्शन। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी केवल इसी की काउंट होती है, इसकी काउंट नहीं होती, इसलिए ये मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी 1 है, हालांकि देखने में 2 लग रही है, इसलिए इसका नाम स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रखा गया। ये कभी कभी आ जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स के लिए। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो अभी तक मैंने आपको रेट लॉ तो बताया था, रेट लॉ जब मैंने बताया था तो रेट इक्वल्स टू के ए की पावर कुछ भी x और y की पावर b की पावर y, ठीक है ना, ये मैंने आपको बोला था रेट लॉ होता है। पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, जब इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करते कैसे हैं, वो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, केवल आपको ये बताया जा रहा है कि एक तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनके लिए क्या है आपका रेट लॉ, आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप देखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है वो होता है हमारा K = 1/T R0 - R, ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये जो रेट लॉ होता है K = 1/2.303 T 2.303/T log और R0/R, ये होता है हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्डर की रेट के लिए रेट कांस्टेंट ये, ठीक है ना। और दूसरा सेकेंड ऑर्डर के लिए जो ये होता है वैल्यू K = होती है हमारे इसमें 1/T, ठीक है, 1/T
आर नॉट आर 1/r माइनस 1/r0, ये इसके एक्सप्रेशंस हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। एक आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप आगे समझिए इनकी और इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस है हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे क्या निकलता है, हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, जब आर जो है वो R0/2 हो जाए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाए उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो उस कंडीशन में हमारे जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, उससे क्या निकलेगा, टी हाफ निकलेगा। टी हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे R0 माइनस R0/2। देखिए हमने कहा ना R = R0/2 हो जाता, तो R की जगह R0/2 लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारे लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा ये बनेगा R0/2 टी हाफ, ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है, K = R0/2 टी हाफ। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है कि इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, तो अब यहाँ पे R की वैल्यू R0/2 हो जाएगी, 2.303/T हाफ ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगी R0/2 हो जाएगी, ठीक है ना। R0 से तो R0 कट गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो log 2 की वैल्यू जो भी होती है 0.204 जो कुछ भी होती है, तो उसको मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे log 2 की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 0.693/T हाफ। अगला एक्सप्रेशन ये हो गया, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू निकालने के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड हाफ के लिए अगर आपने निकालना है, तो सेकंड हाफ के लिए जो ये वैल्यू निकलती है, सीधा आप लोग इसको याद रख लें, निकलेगी वो इसी से, तो ये निकलेगी 1/T हाफ, और यहाँ पे है R0। तो ये आपके 3 एक्सप्रेशंस हो गए। आपका क्वेश्चन कहाँ पे आता है, क्या तरीके से आता है क्वेश्चन, आपको पूछा जाएगा कि टी हाफ कैलकुलेट कीजिए। आपको कंसंट्रेशन इसकी दे रखी होगी और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको जीरोथ ऑर्डर के लिए टी हाफ निकालने के लिए पूछेंगे, तो तब आपका केवल ये एक्सप्रेशन काम आएगा। अगर यही बात फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन काम आएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए पूछेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन काम आएगा। तो ये एक्सप्रेशन इनके काम आते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, इसका नाम है आर्हीनियस की इक्वेशन। और ये आर्हीनियस की इक्वेशन बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन किसका, रिलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसके साथ, विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मैंने आपको बताया था इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, पर कैसे बढ़ता है, क्या रिलेशन है उसका, तो वो रिलेशन कहलाता है आर्हीनियस इक्वेशन, जो कि कहता है रेट कांस्टेंट = A e⁻ ये एक एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन को आर्हीनियस ने दिया होगा, तो इसका नाम आर्हीनियस इक्वेशन पड़ गया जी। आपको यहाँ पे ये याद रखना है, K = A e⁻ जहाँ पे A क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब जो आपस में मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो उनका इफेक्टिव कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो A उसके लिए फैक्टर है। E क्या है यहाँ पे, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये वैल्यू आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। और R गैस कांस्टेंट, और T क्या है, जिस टेम्परेचर में ये बात कर रहे हैं हम, क्योंकि टेम्परेचर का ही डिपेंड वो कर रहे हैं हम रिलेशन, तो T की तो इंपॉर्टेंस थी ही यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके लिए ये तो बात हो गई ऐसी। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर एक रिएक्शन A से B 2 अलग अलग कंडीशन में हो रही है, एक T1 टेम्परेचर में और एक T2 टेम्परेचर में, तो वो पूछता है कि इनके लिए कुछ भी पूछ लेता है वो आपको बाद, जैसे वो क्या पूछ लेता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ या कुछ और वैल्यू बताओ। तो वहाँ पे आप इसी इक्वेशन को क्या करते हैं, T1 और T2 के टर्म्स में करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए जब टेम्परेचर चेंज होंगे तो K1 K2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू K1 हो जाएगी और एक की K2, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये रेट कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हमने वहाँ पे क्या करना है, इसको मान लीजिए T1 के लिए K1 आ जाएगा और K2 आ जाएगा किसके लिए, T2 के लिए, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू A e⁻ और A की e⁻ ये 2 इक्वेशंस हो जाएंगी। अब मान लो K1/K2 ये वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं, तो K1/K2 जो हो जाएगा आपका, A से तो A कट जाएगा, e⁻ और 1/T1 - 1/T2 ये एक्सप्रेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप इसी का लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग से तो E की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ln K1/K2 = EA/R और
T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये एक्सप्रेशन ऐसे भी कन्वर्ट हो जाता है। और कहीं कहीं पे इसी चीज़ को क्या लिखा हुआ रहता है, log K1 अपॉन K2। तो यहाँ पे log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 2.303 को इस तरफ लेके जाना है अपने, तो यहाँ लेकर के चले जाइए इसको, T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये कब के लिए काम आना है आपका, जब आपको दो अलग अलग टेम्परेचर में एक इक्वेशन जो है अलग अलग टेम्परेचर में दे रखी, और तब आपको इनमें से K1 K2 या किसी एक चीज़ की वैल्यू पूछ रखी है, तो तब आप इसको करेंगे। ये आपको आर्हीनेस इक्वेशन से निकलने में आ रहा है। अब एक छोटा सा और टॉपिक इसमें देख लीजिए, इसको हमने कहा है एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपने पढ़ लिया, मगर इसको एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए क्या होता है, एक रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और मान लीजिए प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनना है, ये मैंने इसकी एनर्जी बताई हुई है, ठीक है जी। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है हमने, ठीक है। अब बनना तो है, लेकिन वो ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं चले जाएगा वो सीधा यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाए, वो ऐसे जाएगा, एक स्लोप बनाता हुआ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है। ये क्या है, लेवल, ये एक ऐसा लेवल है जिस तक पहुंचने के बाद ही रिएक्शन संभव होती है। और ये क्या है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी अब जब तक इस लेवल तक नहीं आ जाती, इस लेवल तक, तब तक ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इस लेवल पे ये तो हो गया आपका क्या है, ये तो आपके रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी। और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस लेवल तक आना चाहिए, लेकिन रिएक्टेंट की एनर्जी इस लेवल पे है, तो ये जो डिफरेंस आ गया इन दोनों का, तो इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया। और जितना ये कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, उतनी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले रिएक्शन को ऊपर जाना है फिर नीचे आना है। अगर ये वैल्यू कम होती तो वो यहीं से वापस आ जाती। तो इस कर्व को जितना स्लो डाउन, जितना नीचे होगा, उतनी ये रिएक्शन फास्ट होगी। और कैटलिस्ट क्या करते हैं, बस इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके इस लेवल को डाउन कर देते हैं, और ज़्यादातर प्रोडक्ट बन जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। ये बात बता